everyone, my name is Ritu Ratewal. I am a biology educator in NEET category. So, जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं 10वीं के बाद जो मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं उनके पास सपने तो बहुत सारे होते हैं, उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं। उनके पेरेंट्स का दिल धक धक कर रहा होता है कि मेरा ही बच्चा डॉक्टर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा, बट उनके पास कोई भी पाथ नहीं होता। ठीक है, 99% बच्चों के घर में पहले से डॉक्टर्स नहीं हैं, जिन्होंने मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने रिसेंटली MBBS में एडमिशन लिया हो, तो जिनसे वो गाइडेंस ले सके कि मुझे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। उनको कुछ नहीं पता। जस्ट आप लोगों को ये आइडिया रहता है कि अच्छा मेरे को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, कहीं पर अच्छी सी कोचिंग ले लेनी है और मैं पहुँच जाऊँगा। जब मैं 11वीं में गई तो ऐसे ही मुझे लगता था, और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ठीक है, मैंने ऐसे पाथ्स चूज़ किए जो मुझे मेरी मंजिल तक नहीं लेकर गए। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया जिस प्रकार से गाइड मुझे किया जाना चाहिए था, एक एस्पिरेंट को गाइड किया जाना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट फॉर नीट 2024 स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट 10वीं से 11वीं में जाएंगे। बहुत सारी मिथ्स लेके आई हूँ जो बच्चों को लगता है ऐसा करके आप जो है नीट क्रैक कर देंगे। उनको मैं बस्ट करने वाली हूँ, उन मिथ्स को, और मैं आपको एक बेसिक रोड मैप दूंगी, एक आइडिया दूंगी कि कैसे चल चल के आप 2 साल बाद नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें कड़वी लगे, तुम्हें ये लगे कि यार मैम ऐसे क्यों बोल रही है, मैम तो हमारी बेइज्जती कर रही है, बट जितनी जल्दी हम अपना आईना देख लें उतनी ही जल्दी हम सही चीज़ें करना शुरू कर देंगे और अपनी मंजिल पे पहुंचने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा सेशन। पहली बात, जब हम 10वीं से 11वीं में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि आई स्कोर्ड वेल इन 10th। ठीक है, 10वीं मेरे अच्छे नंबर आ गए। जनरली बच्चे जो भी थोड़े से भी अच्छे बच्चे होते हैं, जो 80% से ऊपर स्कोर करते हैं, बच्चे कहते हैं बेटा तुम मेडिकल ले लो, तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तुम तो डॉक्टर बन ही जाओगे। ठीक है, आई कैन क्रैक नीट विद द सेम एफर्ट। उतना ही एफर्ट लगा के मैं नीट भी क्रैक कर लूँगा। मैं उन्हीं बच्चों में से थी। मेरे 10वीं में 88% आए थे, पॉइंट्स में कुछ आ गया था, मुझे याद नहीं है। आई गॉट 88% इन 10th एंड 11वीं में बड़े ज़ोर शोर से गई कि मैं तो टॉपर हूँ क्लास की, मैं तो ये कर दूँगी, मैं तो वो कर। 11वीं में मैं फिज़िक्स में ग्रेस मार्क्स से पास हुई। ठीक है, +3 के ग्रेस मार्क्स मुझे मिला, तब मैं 11वीं से 12वीं में जा पाई। आइडिया ही नहीं था क्या हो गया मेरे साथ, ये कहाँ मैं पहुँच गई हूँ। ऐसा तुम में से बहुतों के साथ ना हो, इसलिए ये पॉइंट ध्यान से सुनो। 10वीं में जैसे हम रैंडम स्टडीज़ कर लेते हैं, आज मन किया ये पढ़ लिया, आज मन किया कोई और चैप्टर पढ़ लिया, आज मन किया कुछ और पढ़ लिया, मतलब कोई हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है ना। अगर हम थोड़े से भी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी मेहनत करते हैं, तो हम 10वीं में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। लेकिन 11वीं में, 12वीं में और नीट में ऐसा नहीं होने वाला। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लानिंग। आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है, परसों मुझे क्या कवर करना है, एक एक हफ्ते का पूरा आपका प्लान होता है। ठीक है, जिसको आप वैसे ही फॉलो करके आगे चलते हो। आप रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं पढ़ सकते कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, चलो यार मन नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों ना मैं इसको छोड़ के दूसरा चैप्टर शुरू कर दूं। चैप्टर्स लिंक्ड हैं। अगर आप एक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके उसका निचोड़ निकाल के उसको नीट के लेवल पे नहीं लेके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही ऐसा नहीं बनेगा कि आप कोई दूसरा चैप्टर कर सको। ठीक है, और मान लो दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर से रिलेटेड है तो जब आप 11वीं में जाओगे तो ये रैंडम स्टडीज़ वाला जो हमारा 10वीं में काम चल गया है वो अब काम नहीं चलेगा। पुटिंग इन 2 hours आफ्टर स्कूल विल नॉट वर्क। 10वीं में आप क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, चलो 2-3 घंटा पढ़ लिया बहुत है, अब नहीं चलेगा। पहली बात तो तुम्हारा स्कूल होगा 6 घंटे का, उसके बाद अब कहीं ना कहीं तुम कोचिंग लोगे, ट्यूशन्स लोगे, अपने लिए गाइडेंस लोगे। ठीक है, वो तुम यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी जाएंगे। कहीं भी पढ़ो, तुम्हारा 3 से 4 घंटा आराम से क्लासेस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम, तुम हो सकता है शाम को 6 बजे फ्री हो सकता है तुम शाम को 7 बजे फ्री हो, उसके बाद भी तुम्हें सेल्फ स्टडी करने का टाइम निकालना पड़ेगा। 10वीं से एकदम से जो वर्कलोड है तुम्हारा कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए मेंटली रेडी रहना है।
और जब तुम ट्यूशन्स में जाओ या जब भी तुम ऑनलाइन क्लासेस लो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि तुम ऐसे करके अच्छा ठीक है जो पढ़ा रहे पढ़ा लेने दो, रिवाइज तो मैंने करना ही है जब मैं खुद से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। क्लास में फुल अटेंशन दो। अगर फुल अटेंशन दे दोगे उसके बाद जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है तब तुम उसको रिवाइज कर पाओगे प्रॉपरली। पे फुल अटेंशन इन योर स्कूल, पे फुल अटेंशन इन योर ट्यूशंस या जो भी तुम कोचिंग लगा रहे हो। और स्कूल में अगर कोई पीरियड फ्री मिलता है उसको गप्पों में मत निकालो, अपना सिलेबस कवर करने में उसका यूटिलाइजेशन करो। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे 10वीं में अपन भर के टाइम वेस्ट करते थे, अपने को लगता था यार क्या हो गया, तो उस टाइम कुछ होता भी नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। ठीक है। स्कूल टीचर्स विल नॉट गाइड फॉर नीट। जैसे अपन 10वीं में तो स्कूल टीचर्स हमारे पीछे पड़ रहते हैं, नंबर लाना नंबर लाना नंबर लाना, और वो हमें बताते भी हैं कि कैसे नंबर लाना है। लेकिन नीट के लिए स्कूल टीचर्स जनरली नहीं गाइड कर पाएंगे क्योंकि वो नीट एक्सपर्ट्स नहीं है। मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रही, देयर माइट्स बी सम वेरी गुड टीचर्स ऑल्सो, लेकिन जनरली जो मैं ट्रेंड देखती हूँ स्कूल्स में वो ये है कि स्कूल के टीचर्स को नहीं आइडिया होता कि नीट के लिए जर्नी कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो तो बल्कि ईगोइस्टिक से हो जाते हैं कि तुम स्कूल के काम को इग्नोर करते हो, तुम्हें नीट ही करना है, देखना ना तुम्हारा स्कूल का होने वाला ना तुम्हारा नीट होने वाला। इस तरीके से कश्मकश में तुम लोगों को फंसा देते हैं। ठीक है। सो अपने लिए गाइडेंस ढूंढना शुरू कर दो। बिना गाइडेंस के नहीं क्रैक होगा और स्कूल के टीचर से गाइडेंस नहीं मिलेगी। सो अ ह्यूज मेंटल प्रिपरेशन इज नीडेड बिफोर एक्चुअल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने से पहले यहाँ की प्रिपरेशन कर लो। बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन उस मेहनत का जो तुम्हें फल मिलेगा वो इतना मीठा होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारा नीट क्रैक होना हो, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, ये पीरियड तुमने अगर इसमें मेहनत लगा दी ना, तुम्हें इतना कुछ दे जाएगा। तुम्हें मेहनत करना सिखा देगा, तुम्हें ऑर्गेनाइज होना सिखा देगा, समझ रहे हो। तुम्हें ये सिखा देगा कि अपने टाइम की वैल्यू कैसे करनी है, एक एक मिनट कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाइफ की बेसिक सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है ना, ये पीरियड तुम्हें वो चीज़ सिखा देगा अगर तुमने इस पीरियड को सीरियसली ले लिया। नहीं तो क्या होगा, 1 साल वेस्ट कर दोगे, 10वीं से 11वीं गंदी जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चा मेरे पास वो आता है जो कहता है मैम 11वीं बर्बाद होगी, अब बताओ क्या करूं। 1 साल बर्बाद करोगे, 12वीं में फिर आओगे मेरे पास कि मैम अब बता दो क्या करूं। इससे अच्छा अभी जान लो। क्लियर। पहला पॉइंट। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। आई डोंट नीड गाइडेंस, आई हैव यूट्यूब गाइडेंस। यूट्यूब पे इतने टीचर्स मुझे मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, मुझे गाइडेंस की क्या ज़रूरत। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो उसका रास्ता तुम्हें पता होना चाहिए। रास्ता उसी बंदे को पता है या तो वो उस रास्ते पे खुद चल चुका है। टेक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ क्रैक्ड नीट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जो पिछले 2-3 साल के अंदर नीट क्रैक करके बैठा है। ये नहीं 10 साल पहले क्रैक किया था, ये नहीं 7 साल पहले क्रैक किया था, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है। सो ईदर यू टेक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन जिसने अभी अभी 2-3 साल के अंदर क्रैक किया है, और यू टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो बंदा कई लोगों को पहले क्रैक करा चुका है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इससे पढ़ने के बाद बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है अगर कोई बच्चा मेहनत करे तो। गाइडेंस क्यों चाहिए? बिना गाइडेंस के ऐसे भटकोगे बेटा, मतलब तुम किसी भी चीज़ में लगा लो। तुम कह रहे हो मुझे नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर बनना है, बिना कोच के हॉकी प्लेयर बन जाओगे? क्यों इंडियन टीम को कोच दिया जाता है? इसलिए तो दिया जाता है ना कि भैया कोच के अंडर सीखोगे तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे इंटरनेशनल लेवल पे। कोई भी स्पोर्ट्स की टीम लगा लो, इवन कोई भी, मतलब स्कूल में टीचर्स क्यों होते हैं? गाइड्स ही तो होते हैं वो। अब आपको एक स्पेशल प्रकार का गाइड चाहिए जिसे नीट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिसने पहले भर भर के अपना एक्सपीरियंस ले लिया उस चीज़ के लिए, अब वो तुम्हें बता सके कि बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। यूट्यूब कोई बुरी चीज़ नहीं है पहली बात तो, पर यूट्यूब पे अगर आपने बहुत सोच समझ के काम नहीं किया ना, तो आप एक ऐसे जाल में फंस जाओगे यूट्यूब के कि फिर कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। आप दिन में देखोगे 10 मोटिवेशनल वीडियोस, अब मैं इस टीचर की मोटिवेशनल देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, आपको लगेगा आप काम कर रहे हो, आप नीट के नज़दीक पहुँच रहे हो। एम्स के अंदर का टूर, लेट मी गिव यू, ऐसे तुम वीडियोज़ देखोगे, एन एम्स टूर या लाइफ इन द डे ऑफ अ डॉक्टर। ये तुम्हें नीट कैसे क्रैक करा रहा है भैया? लाइफ इन द डे ऑफ अ डॉक्टर तुम्हें क्या बता रहा है कि नीट कैसे क्रैक करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता उसमें कुछ भी तुम्हारे लायक है। या इस मेडिकल कॉलेज का टूर मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे कुछ लायक है। वो सब फालतू के डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मैं आप लोगों को
ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो कि भैया बिल्कुल ही फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हो ही नहीं सकता कि मैं कोई अच्छी जगह से मैं आई टेक अ रेगुलर कोचिंग और आई टेक एन ऑनलाइन कोचिंग और समथिंग, ऑनलाइन मैं कहीं ज्वाइन कर लूँ या ऑफलाइन में कहीं ज्वाइन कर लूँ, तब तक YouTube को अपना एकमात्र सहारा मत बनाइए। यदि आप बिल्कुल ही फाइनेंशियली अनस्टेबल बैकग्राउंड से हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर YouTube आपके लिए वरदान है, क्योंकि अब YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट आ रहा है जो पहले अवेलेबल नहीं था। आज से 5 साल पहले ये क्लासेस अवेलेबल ही नहीं थी जो अब चल रही हैं। एक से एक टीचर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कभी कोई भी वीडियो में दिक्कत तो आप अनअकैडमी के किसी भी टीचर्स को, जो भी जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसका नाम लिखिए, वो टॉपिक लिखिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको उस चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे थोड़ा सा तंग होके ही करना पड़े, टेक अ गाइडेंस अंडर अ टीचर जो तुम्हें रेगुलरली, गाइडेंस लेने से क्या होगा, वो तुम्हें रेगुलरली बताएगा क्या काम करना है, वो तुम्हें रेगुलरली तुम्हें पुश करेगा, ये होमवर्क करके आओ, इतना पढ़ के आओ, मैं टेस्ट लूंगी, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, कुछ भी हो सकता है, बट ही और शी विल कीप ऑन पुशिंग यू। देन ये नहीं पढ़ना है, ये फालतू पढ़ रहे हो, ये टाइम वेस्ट है, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ मत जाओ, ये पढ़ लो, तो तुम्हें खींच खींच के वापस ट्रैक पे लेके आएगा टीचर। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। देन ये एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ये कौन सी एलिमेंट्री की कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो, नहीं एनसीईआरटी पढ़ो, ये तुम्हें टीचर ही बताएगा। देन अभी साल का ये टाइम है, इसमें ये पढ़ो, फिर साल में ये टाइम आएगा, इसमें ये पढ़ो, ठीक है। मिक्स मत करो, +1 +2 को मिक्स मत करो, पहले +1 खत्म करो फिर +2 खत्म करो, ये तुम्हें टीचर ही गाइड करेगा, ठीक है। देन अगली बात पे आते हैं, गाइडेंस तो बेटा तुम्हें चाहिए, ये तो तुम मान के चलो, बिना गाइडेंस के क्रैक नहीं होगा, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे फिर गाइडेंस ढूंढोगे। मल्टीपल टीचर्स इक्वल टू ह्यूज सक्सेस। अभी क्या करते हैं बच्चे, मैं ये टीचर से ये पढ़ लूँगा, अरे यार मेरा फ्रेंड तो उस टीचर से पढ़ता है, उससे भी पढ़ के देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है। जैसे अनअकैडमी पे क्या होता है, देयर आर मल्टीपल टीचर्स, जो हमारा प्लस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या इतने टीचर्स हैं, इवन यूट्यूब पे भी इतने टीचर्स हैं। अच्छा मेरा फ्रेंड तो ये कह रहा था, अच्छा देख मेरी मैम ने ये लिखवाया, तेरी मैम ने क्या लिखवाया, देख तेरे ये पॉइंट मिस हो गया, ये वाला, ये पॉइंट, ये देखियो, देख मेरे को तेरे से ज़्यादा आता है। भाई पहले टीचर्स को डिसाइड करने से पहले टाइम लो, रैंडमली किसी भी टीचर्स को डिसाइड मत कर दो कि मैं तो इनसे पढ़ूंगा। जस्ट बिकॉज कोई टीचर फेमस है इंटरनेट पे, ज़रूरी नहीं कि वो टीचर आपके लिए बना है, या कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट फेमस है ऑफलाइन में, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो फिट है। ऑलवेज टेक अ डेमो क्लास, चाहे आप वो ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन टीचर्स का तो क्या है, डेमो यूट्यूब पे पढ़ा होता है, वहाँ से देख लो, बट इवन इफ़ यू गो फॉर एन ऑफलाइन क्लास, यू ऑलवेज टेक अ डेमो। देखो उस टीचर की बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है, जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, नीट के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है। क्या वो, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो क्या वो एनसीईआरटी तक सीमित है, या वो बस अपनी नॉलेज दिखा रहा है कि देखो मुझे इस टॉपिक की कितनी नॉलेज है, देखो मैंने पीएचडी करी है इस टॉपिक में, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। एनालाइज करो टीचर को, 2 दिन एनालाइज करो, 4 दिन एनालाइज करो, बट वंस यू डिसाइड अ टीचर, ठीक है, देन यू स्टिक टू दैट टीचर। फिर अपने टीचर पे पूरा भरोसा करो, उसको क्वेश्चन मत करो स्टेप स्टेप पे, ये ऐसे मैम क्यों कह रही हैं, मैम ने ये बुक से नहीं कराए, ठीक है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा, मान लो अनफॉर्चुनेटली कोई वो टीचर, मान लो उससे कोई टॉपिक मिस हो गया, जैसे उसको पढ़ाना चाहिए तो वो नहीं पढ़ा पाया, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, देन यू टेक गाइडेंस फ्रॉम अनदर टीचर फॉर दैट टॉपिक। बट एक टीचर को कॉन्स्टेंटली जज करते रहना, मैं तो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, हाय मेरे टीचर ने तो ये टॉपिक नहीं कराया, देखो इसने, तुम्हें समझ में आ रहा है जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ा दिया, वो समझ में आ रहा है, तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी कवर हो रही है बायोलॉजी की, तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, दैट इज इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो सी आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, तो मैं इसलिए बायोलॉजी का बार बार एग्जाम्पल देती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर से आप उनसे वो पूछोगे कि उनके सब्जेक्ट में कैसे होना चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन निकलने चाहिए। टीचर जब कुछ बोल रहा है तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सिर के ऊपर से हवाई जहाज बन के नहीं निकलना चाहिए। बस आपका टीचर फाइनल हो गया, उसके पैर पकड़ लो, अब तुम ही हो, मेरी नैया पार करा दो नीट की, ठीक है। अगर फालतू में मल्टीपल टीचर्स पे जाओगे फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, इट विल लीड टू कंफ्यूजन, इट विल नॉट लीड टू सक्सेस। डोंट वेस्ट योर टाइम कंपेयरिंग टीचर्स वंस यू हैव
फाइनलाइज योर टीचर्स योर मेंटर्स, अपने मेंटर्स पे भरोसा कीजिए। हर रोज हर क्लास में उनको जज मत कीजिए, नहीं तो आप अपनी एनर्जी जज करने में निकाल देंगे, पढ़ने में एनर्जी नहीं लग पाएगी। ठीक है। अगली बात, कांस्टेंट डिस्कशन विद फ्रेंड्स विल हेल्प मी क्रैक नीट। वी आर ऑल्सो स्मार्ट, है ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स सब इतने स्मार्ट हैं। अच्छा तूने कितना कर लिया? ओहो मैंने तो इतना कर लिया। या तो तुम अपनी शेखी सी बगाड़ते रहोगे उनको नीचा सा फील कराने के लिए, या वो अपनी शेखी तुम्हारे ऊपर बघाड़ते रहेंगे, मैंने तो ये कर लिया, मेरा तो ये चैप्टर हो चुका है, मैंने तो इसके भी ये वो भी लगा लिए क्वेश्चंस, तूने क्या किया है। इट लीड्स टू सो मच टाइम वेस्ट। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है तो वो चाहिए होता है फोकस। फोकस टूटता है फालतू के गप्पों से। ठीक है, चाहे वो गप्पे आप अपने फ्रेंड से मार लो, चाहे आप कहीं भी, यू विल वेस्ट टाइम, you will lose your focus, you will be distracted, everything is nonsense, I'm telling you। जितना ये जो तुम एक एक घंटा अपने फ्रेंड्स से ट्यूशन्स के बाहर खड़े होकर बातें करते हो ना, ओ यार मेरे को वो नोट्स दे दियो यार, ओ यार ऐसा हो गया था यार, फिर ये बातें कहीं और निकलने लगती हैं, ओ तेरे को पता है वहाँ पे क्या हुआ, फिर ये गॉसिप में कन्वर्ट हो जाती है। जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम प्रोडक्टिव काम कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से नीट के बारे में बात करके, तो मान लो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अपने फ्रेंड्स को 15 मिनट दो, दैट इज ऑल यू विल हैव टू गिव। ज़्यादा कंपेयर मत करो, इट विल लीड टू टाइम वेस्ट। पहला, रिलैक्सेशन नॉट गुड। रिलैक्सेशन कैसे? अच्छा मेरा भी नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में कर लेंगे। तुम निकम्मे, तुम्हारे फ्रेंड्स उससे ज़्यादा निकम्मे। ठीक है। या फिर डीमोटिवेशन, ओहो मेरे फ्रेंड का इतना हो गया, मैं तो कुछ नहीं आता यार, मैं तो क्रैक ही नहीं हो सकता। सब फालतू की बातें हैं। अपने टीचर से पूछो, मेरा इतना हो गया, क्या इस वक्त इतना इनफ है? ठीक है, मेरा ये टॉपिक रह गया, इसको कैसे करूं? फ्रेंड्स तुमको कहाँ से गाइड कर देंगे जब उनका खुद का क्रैक अभी नहीं हुआ एग्जाम? तो हाउ विल दे गाइड यू? सो फालतू में उनसे डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट, आई नीड सेवरल हेल्प बुक्स टू क्रैक नीट, जैसे कि टॉर्टोरा, जैसे कि कैम्बेल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी हियर, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आई विल टॉक अबाउट दैट ओनली। You need one book NCERT +1 and +2 both. You need my notes, teachers notes, जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, PDF के फॉर्म में। कवरिंग द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा टॉपिक्स। नीट 99% NCERT से आता है, ठीक है, कुछ 1-2% है जो हल्का सा बाहर से आता है, वो मैटर भी नहीं करता। अगर वो 1-2 क्वेश्चन तुम छोड़ भी आते हो वो भी मैटर नहीं करता, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा पक्का से, ठीक है। बट एक अच्छा टीचर हमेशा ही आपको बताता है कि ये टॉपिक्स बाहर से आए थे तो ये भी पढ़ लेना, बस उतना। जब तक कि आप किसी ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपेयर ना कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी यू नीड टू मच नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, तब यू गो फॉर टॉर्टोरा कैम्बेल। अदरवाइज अगर आप नीट देना चाह रहे हो, अब एक ही एग्जाम है नीट का, ठीक है, ऑल इंडिया का हो गया, तो भैया NCERT पे स्टिक करो। देन यू नीड 1 बुक फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हर टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को क्लास में, और कोई भी अच्छा टीचर पहले आपको NCERT पढ़ाएगा, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके बाद वो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है क्या वो उस लेवल पे पहुंच गया कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हों, और अगर सॉल्व होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक बुक आप वैसे भी अपने पास रखो, ठीक है। मान लो आपका टीचर नहीं आपको PYQ सॉल्व करा रहा, लेकिन फिर भी चाहे सॉल्व भी करा रहा है, इवन देन यू कीप इट। इसकी एक अच्छी बुक है MTG की, 34 ईयर्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो ले लो। देन 1 डिसेंट बुक फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। 10 बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना टाइम बचता है, जितना टाइम बचता है उतना फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलता है, लेकिन 10 बुक्स से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक से शुरुआत करो, ठीक है, वो ले लो तुम, MTG की NCERT एट माई फिंगर टिप्स, वो ले लो। जब वो खत्म हो जाए फिर पूछ लेना मेरे से, मैम और कौन सी बुक सॉल्व करें। पहले एक बुक निपटाओ, ठीक है। बायोलॉजी में बस इतना, जो तुम्हें फालतू के नोट सुझाता है, इस इंस्टीट्यूट्स के नोट ले लो, इस इंस्टीट्यूट के नोट ले लो, कुछ नहीं लेने की ज़रूरत है। ये मैम ने इतना करवा दिया, भैया क्या करोगे? PhD करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, नहीं ना। नीट करना चाह रहे हो ना, नीट के लिए इतना बहुत है, बाकी सब मोह माया है, हटा दो, नहीं चाहिए, ठीक है। आई नीड टू रीड माई बायोलॉजी NCERT ओनली वंस। ऐसा मुझे लगता था, मुझे तो खैर ये लगता था कि NCERT ना भी पढ़ूं तो चल जाएगा, क्योंकि कभी किसी ने गाइड नहीं किया कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। रुको,
पहली बात तो बच्चों को ये गाइडेंस, अब तो खैर यूट्यूब पे इतना एनसीईआरटी का शोर मच गया कि अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे क्लासेस देखता है तो उसे पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। पर जब मेरा टाइम था, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो देयर वाज नो यूट्यूब लाइक दिस कि भैया यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला 1-2 साल में जब मैंने तैयारी करी कि मुझे एनसीईआरटी से भी पढ़ना था। मैं नोट्स पढ़ती रही, अच्छा मेरे सर ने नोट्स दिए, इससे ये पढ़ लो। इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। ठीक है, पहली बात तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। अब तो जो क्वेश्चन पैटर्न, पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस उठा के वो पूछ लेता है तुमसे ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको कम से कम 7 से 10 बार पढ़नी है इन 2 सालों में। एक बार तो मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगी, दूसरी बार आप क्लास के बाद, जस्ट क्लास के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप रिपीटेड रिवीजन्स करोगे, अभी रिवीजन का पॉइंट आएगा। बट आपको 7 to 10 टाइम्स आपको ऐसे याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी के उस पेज पे ये लाइन है, इस तरीके से याद होना चाहिए। ये ऐसे ही मैंने जस्ट एक बायोलॉजी जोक डाला था, एनसीईआरटी सेज डोंट रीड मी जस्ट वंस। एक बार मत पढ़ो बेचारी को, 7-8 बार पढ़ लेना, रट जानी चाहिए। मिथ, आई एम अ जीनियस, आई डोंट नीड टू रिवाइज। ये किस किस को लगता है? आई एम अ जीनियस, ये सब 10वीं वाले बच्चों को लगता है, क्योंकि 10वीं में ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, पेपर में दे आओ, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ज़्यादा याद ही नहीं करना। रिवीजन इज द की टू क्रैक योर एग्जाम। रिवीजन इज द की, रिवाइज करते रहोगे। बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, +1 और +2 में। 38 चैप्टर्स को एक साथ लर्न करने में बैंड बज जाती है। कॉन्टिन्यूस रिवीजन नोट्स बना के अगर नहीं करोगे तो सफलता नहीं पा पाओगे। ठीक है जी, यू आर नॉट अ जीनियस। रिवाइज द कॉन्सेप्ट विदिन 24 आवर्स। आपने कोई एक चीज़ पढ़ ली, 24 घंटे के बाद अंदर उस पर एक नज़र और मार लो। अब तुम कहोगे मैम कैसे, इतना टाइम थोड़े भी होता है। कर लो बेटा, जैसे भी करके 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो। जो टॉपिक तुमने अभी पढ़ा है ना, जो तुम्हें अभी इतना मुश्किल लगा है पर तुमने पहली बार कवर कर लिया है, उसको एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होता है, जो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी जो फॉर्म होती है ना, जब हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं, वो परमानेंट में जाने लगता है जब हम 24 घंटे के अंदर दोबारा से किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो। एंड देन डू अनदर रिवीजन इन नेक्स्ट 7 डेज। हफ्ते के एंड में बेटा पूरे हफ्ते का मटेरियल रिवाइज होगा। ये रिवीजन्स ही काम आएंगे, यही बातें तो याद आती हैं। बिना रिवीजन के तुम्हें लगता है एक बार सिलेबस कवर हो गया, एक चैप्टर के बाद बेटा आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। सो रिवीजन इज अ वेरी की कंपोनेंट इन योर प्रिपरेशन। मिथ, आई नो द थ्योरी, वाई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मैंने बहुत किया है और ये आई नो 70 to 80% बच्चे कर रहे हैं कि भैया खासकर बायोलॉजी में तो थ्योरी आ गई यार, बायोलॉजी में कौन सा सम्स प्रैक्टिस करने, कौन सा न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। बेटा आई एम अ जीनियस, रिमेंबर, नो यू आर नॉट। जस्ट बिकॉज तुमने 93% 10th में स्कोर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नीट क्रैक करना आता है। सक्सेस इन नीट इज 40% थ्योरी, इवन फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज़्यादा ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और कम रोल है थ्योरी का। ठीक है, 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स। आप इतनी बड़ी चीज़ इग्नोर करना क्या अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन डबल होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, अगर मैं नीट के एग्ज़ाम की बात करूं तो। ठीक है, आपको टाइम आधा मिलता है क्योंकि बायोलॉजी को कंपैरेटिवली ईजी माना जाता है, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना होता। तो अगर आपको 90-100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मे बी 40 मिनट्स में, तो आपको कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग एकदम से स्ट्राइक ऐसे करेगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेस्ट दोगे तो आप उस प्रेशर से निकलोगे, जो कि प्रेशर एग्जाम में होता है। एग्जैक्टली उस प्रेशर से नहीं निकलोगे, बट यू विल हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर। अच्छा मुझे 30 मिनट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, सो टेस्ट देने हैं। टेस्ट से जो बच्चा भागेगा वो नीट क्या कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। मतलब +1 +2 के एग्जाम्स अलग बात है स्कूल के, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेस्ट करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही करना। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो ये एप्लीकेबल और भी ज़्यादा है। फिजिक्स के लिए तो थ्योरी इतना सा है, 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तभी तो बच्चों के क्वेश्चंस नहीं निकलते, सॉल्व नहीं होते फिर जाके। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बायो के क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व हो जाएंगे, बट
टाइम से नहीं हो पाएंगे। बायो फिर 1.5 घंटे में करोगे, अगर 1.5 घंटे में करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री कब करोगे फिर? Myth, I don't need to make my own notes. I will just use somebody else's notes या my teacher's notes. I do the smart work, not the hard work. Truth, आप अगर अपने हाथों से अपने नोट्स नहीं बनाओगे, अगर आप उसमें उतनी मेहनत नहीं डालोगे, तो वो आपको उस प्रकार का आउटपुट कभी नहीं देगा जो आप चाहते हो। किसी और की मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होगा। आप अपने टीचर के नोट्स एज एन इंस्पिरेशन यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, बट ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। अपने ही नोट्स से रिवीजन होती है, किसी और के नोट्स से रिवाइज करने में मज़े नहीं आते, क्योंकि जो आपने फील किया उस टॉपिक को लेके, जो आप उस टॉपिक का आपको सीक्वेंस समझ में आया है, वो तो आप ही लिख सकते हो ना। दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग तो अलग होगी ना। इवन जो आपके टीचर्स ने नोट्स बनाए, आपको उस एनसीईआरटी पढ़ के और भी तो कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा ना उसमें, तो आप वो ऐड कर लो अपने टीचर के नोट्स में। आप अपने डायग्राम खुद बनाओ, डायग्राम बनाने से लर्न होता है। जितनी बार लिखते हो कोई चीज़ उतना ज़्यादा आपको लर्न होता है, आपके दिमाग में उतना ज़्यादा बैठता है। नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, और अभी आपके पास समय बहुत है। कहने को नहीं भी है समय अगर वेस्ट करोगे तो, लेकिन अगर ठीक से यूटिलाइज करोगे तो बहुत समय है। अपने नोट्स अपने आप से अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। Myth, I will do the PhD in every topic, only then I can crack NEET. नीट का लेवल इजी है, बट मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। अभी जो कट ऑफ जा रहा है 720 नंबर का पेपर है, 600 से ऊपर वाले बंदों को ही एडमिशन मिल रहा है। सो नीट में अब वो बात नहीं रही कि अब उस टॉपिक में घुस घुस के आपको पता होना चाहिए। ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। आपको उतना पता होना चाहिए जितना आपके सिलेबस में, आपको जितना आपके एनसीईआरटी में उतना पता होना चाहिए, लेकिन सब कुछ पता होना चाहिए। आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते कि मैं तो ये चैप्टर ही छोड़ गया। जिस दिन आपने चैप्टर छोड़ा, आप मतलब यू बिकम लेस होपफुल फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। आपको कवर सब कुछ करना है, बट आपको उतनी ही डेप्थ में जाना है जितना ज़रूरत है। यू नीड लिमिटेड येट रेलिवेंट नॉलेज ऑफ ईच टॉपिक। फिजिक्स में भी आपको कुछ नहीं, वो नहीं बनना है, साइंटिस्ट नहीं बन जाना है। अपने टीचर से पूछो, आपको लिमिटेड सेट ऑफ डेटा चाहिए, लिमिटेड सेट ऑफ फॉर्मूलाज चाहिए। उनको कैसे लगाना है, उनसे कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं, बार बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि जब वो नीट में वो क्वेश्चन आए ना, तो वो आपका 30 सेकेंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपने वैसे क्वेश्चंस 50 प्रैक्टिस करे हैं। वहाँ एक क्वेश्चन करने के लिए आप 50 क्वेश्चन सेम टाइप के प्रैक्टिस कर रहे हो। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ज़्यादा करो, रादर देन अपनी थ्योरी बढ़ाना। थ्योरी आपकी लिमिटेड ही रहेगी, उसको बार बार लर्न करके रटना है, ठीक है, और उसको क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली कैसे लगाना है वो आना चाहिए। यू डोंट नीड टू हैव सो मच थ्योरी कि इस थ्योरी का क्या क्या करोगे, ना तो नीट में आएगी, ना रिवाइज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। रट्टा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। A mind map plus overview of the topic is must, then go into necessary details. Your teacher will help into this. देखो, आपका टीचर, कोई भी अच्छा टीचर आपको हमेशा टॉपिक का ओवरव्यू देगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर उन स्टेप्स के डिटेल में लेके जाएगा, जितना जितना डिटेल आपको आपके टीचर को लगता है आपको चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है। एक टॉपिक को फैला लो इतना कि लो जी 4 दिन से एक टॉपिक ही खत्म नहीं हो पा रहा है, लो जी प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि भैया क्रेब साइकिल कहाँ, मतलब क्रेब साइकिल कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा, ठीक है, क्या हो रहा है उससे, उसका परिणाम क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आ पा रहा है। ऐसे नहीं, कॉम्पैक्ट करो। जितना छोटा करके पढ़ोगे टॉपिक को, उतना बेटर कर पाओगे, उतना ज़्यादा लर्न कर पाओगे उसको। मिथ, आई विल स्कोर मोर इन माई फेवरेट सब्जेक्ट टू कॉम्पनसेट फॉर माई वीकर सब्जेक्ट्स। मैं बायो में अच्छा हूँ तो मैं बायो में इतना अच्छा हो जाऊँगा कि मैं 360 में से 360 ले आऊँगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में चलो थोड़े कम भी आएंगे तो मैं कॉम्पनसेट कर लूँगा। दैट शिप हैज सेल्ड। ये देखो, मैंने एक शिप भी बनाई है सेल करते हुए। अब ऐसा नहीं होता। पहले जब नीट की कट ऑफ कम जाती थी, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता था, तब कोई बच्चे 2 सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लेते थे, एक वीक भी होता था तो वो उनका फिर जैसे कैसे करके निकल जाता था। अब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है और पेपर का लेवल इतना ईजी हो गया है कि जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करेगा वो नहीं क्रैक कर पाएगा। अब तो आपको फिजिक्स में भी ऐसा चाहिए, केमिस्ट्री में भी ऐसा चाहिए, बायो में भी ऐसा चाहिए, बट ईजी लेवल पे चाहिए, डिफिकल्ट लेवल पे नहीं चाहिए। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। I will study for 12 hours a day, then I can skip next 2 days because I am a genius. बेटा, consistency is everything.
आपको अपने गोल के प्रति हर रोज आगे बढ़ना है उसके पास, चाहे तुम चल के जाओ, चाहे तुम दौड़ के जाओ, तो चाहे तुम घिसड़ के जाओ, ठीक है। अगर किसी दिन बीमार भी हो उस दिन भी कोशिश करो कि थोड़ा सा पढ़ लो, मत्था टेक दो अपनी बुक को। क्या है उससे, क्या मेंटल मेकअप ऐसा बना रहता है कि अच्छा तैयारी हो रही है। पता है क्या होता है, अगर 2-3 दिन का गैप आ गया ना, 3-4 दिन का गैप आ गया, फिर गिल्टी फील करने लगोगे, फिर लगेगा यार क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ नीट क्रैक करना, छोड़ो यार मेरे से तो ये हो गया, मेरे फ्रेंड्स कहाँ पहुँच गए होंगे। सो टू अवॉइड दैट एक रेगुलर सा शेड्यूल बनाओ। देखो कभी कभार ऐसा हो सकता है आप मूवी देखने जाओ फ्रेंड्स के साथ, कभी कभार ऐसा हो सकता है आप आइसक्रीम खाने चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, ऐसा हो सकता है आप घर वालों के साथ पिकनिक चले जाओ, बट जब आओ तो गिल्टी मत फील करो। जो हो गया। उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे की सोने से पहले पढ़ाई करो, ताकि एक सेटिस्फैक्शन सी हो जाए, यार कम से कम मैं पढ़ा तो हूँ। इनकंसिस्टेंट मत रहो कि एक दिन तो पढ़ लो 12 घंटे, मैं तो बन गया जीनियस, PhD कर ली मैंने, और फिर आगे बिल्कुल पढ़े नहीं। ये बहुत बच्चे करते हैं, एक दिन 12 घंटे पढ़ के दे थिंक वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने 12 घंटे पढ़ लिया तो, और फिर वो 2-3 दिन आगे कुछ नहीं करते। बेटा ऐसे क्रैक नहीं होगा नीट, बस तुम्हारी ईगो बूस्ट होगी और कुछ नहीं, ठीक है। पाइल्ड अप वर्क ब्रिंग्स डीमोटिवेशन। अपने वर्क को पाइल अप नहीं होने दो, रोज का काम रोज करो, रोज की असाइनमेंट्स रोज कंप्लीट करो, रोज का रिवीजन रोज करो। पाइल अप होने लगेगा तो उसका अंत नहीं आएगा, फिर तुम छोड़ ही दोगे। फिर जैसे हफ्ता तक वर्क पाइल अप हो गया ना, फिर तुम क्या ही करना रिवीजन, भाड़ में जान दो यार, आगे पढ़ते हैं, फिर वो पार्ट ही छूट जाएगा। सो ऐसे रास्ते पे मत जाओ। टेक स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल एवरी डे। आई नीड टू वर्क ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट्स डेली। बेटा ऐसा नहीं हो पाता है, खासकर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप +1 में हो तो एकदम से स्कूल का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ट्यूशन्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मैं जो प्रेफर करती हूँ +1 वाले बच्चों को कहना वो ये कि यू डोंट हैव द टाइम फॉर दैट, सो यू बेटर गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स डेली। 2 सब्जेक्ट कोई भी अच्छे से कर लो। एंड जब आप कोई टॉपिक करो तो उठना नहीं है जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। टॉपिक पूरा करो, उसके पास ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, तब वो खत्म हो पाएगा। ये नहीं तुम लेके बैठो, मान लो तुम बायोलॉजी लेके बैठो, चलो मैं अब 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा और फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, ये आज 2 मैं बायोलॉजी और फिजिक्स करूंगा। अच्छा टॉपिक, अच्छा चलो ओहो टाइम हो गया, ओहो अब तो फिजिक्स करना पड़ेगा। नहीं, उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये टॉपिक तुमने कंप्लीट नहीं किया, ये टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया, इस टॉपिक के नोट्स नहीं बने, इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, इस टॉपिक के PYQs नहीं हुई, इस टॉपिक का फ़ायदा क्या हुआ, ये 1 घंटा वेस्ट है। जब भी कोई टॉपिक करो ऑलवेज कंप्लीट इट, डू इट फ्रॉम योर NCERT, साथ के साथ PYQ देख लो, क्यों एक टॉपिक से कितना PYQ आता है, 5 PYQ, 10 PYQ, 15 PYQ, उसी टाइम लगा लो। एटलीस्ट एक टॉपिक पे तसल्ली आ जाए ना कि टॉपिक मुझे समझ में आ गया। और बायोलॉजी में तो मैं ये कहती हूँ, वाइल रिवाइजिंग कंप्लीट अ चैप्टर इन 1 गो। मान लो जैसे तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म हो गया, मान लो तुम्हारा एक्सक्रीशन चैप्टर खत्म हुआ है, ह्यूमन एक्सक्रीशन, फिर तुम्हें उसकी रिवीजन करनी है, तो उसकी रिवीजन टुकड़ों में मत करो। आज मैं 1 घंटा रिवीजन करूंगा, फिर मैं कल रिवीजन नहीं, जब रिवीजन करना पूरा चैप्टर, क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर छोटे होते हैं, पढ़ना ही तो है, रिवाइज ही तो करना है, तो एक बार में पूरे चैप्टर का रिवीजन करो, क्योंकि तसल्ली मिलेगी। ऐसे होगा कि मैंने ये स्टेप पूरा कवर करना है ना सिलेबस, हमें फैला के नहीं रखना, रायता नहीं फैलाना है कि ये फैला हुआ है, अरे हो जाएगा फिर हो जाएगा, नहीं, समेटो अपने सिलेबस को, समेटो। एक चैप्टर कवर होता है, ले लो उसको, ये मत सोचो फिर कि कितना टाइम, नहीं, खत्म करके रखो। लेवल ऑफ नीट इज टफ, मिथ है लेवल ऑफ नीट इज टफ। नहीं बेटा, लेवल ऑफ, मैं जैसे बात किया था, लेवल ऑफ नीट अब नीचे आ चुका है, ईजी टू मीडियम लेवल रह चुका है, लेकिन कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो आपको कवर करना है सब कुछ, लेकिन घुसना किसी चीज़ में नहीं है, उतना ही घुसना है जितना जितना आपके नीट का लेवल है। लेवल इज मीडियम टू ईजी, टाइम मैनेजमेंट इज द की। जो बच्चा, जितना आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे, इस बार तो 3 घंटे से भी ज़्यादा मिला था, जो बच्चा गिवन टाइम में अपने 100% क्वेश्चंस कंफर्टेबली निपटा लेता है, और जो क्वेश्चंस कुछ छोड़े हैं उन पे वापस आके उनको जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन छूट गई, कुछ है, वापस आके कर लेता है, आप पेपर पूरा कर पा रहे हो ना कंफर्टेबली, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन। सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट विल कम फ्रॉम क्वेश्चन प्रैक्टिस। Myth, it is a fun journey. It is not a fun journey. It can be fun. When you start getting results, जब आप टेस्ट में टॉप करोगे, आपको टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे, आपको टीचर से बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, then it can be fun. But it is a तपस्या। अगर आप 2 साल की तपस्या करने के लिए रेडी हो तो आप इसमें कदम रखो, नहीं तो एक बार फिर से अपना डिसीजन रिकंसिडर करो। स्कूल भी लगाना है,
कोचिंग भी लगानी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। इट इज़ अ तपस्या। तो ये जो मैंने इतनी सारी मिथ्स और ट्रूथ्स बताए, तो ये मैंने तुम्हारे लिए एक रोड मैप क्रिएट करने के लिए बताए हैं, इससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब तुम्हारा रोड मैप क्या है? कदम रखो +1 में। सबसे पहले तो अपनी NCERTs खरीद लो, ठीक है? +1 +2 दोनों की NCERTs खरीद के रख लो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो, ठीक है? अपनी एक पास्ट ईयर की क्वेश्चन की बुक खरीद के रख लो, MTG की 34 ईयर्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और MTG की NCERT एट माई फिंगर टिप्स। ये मेरे रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए। देन यू फाइंड अ गुड टीचर, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको अनअकैडमी से पढ़ना चाहिए, आप अनअकैडमी के सेशंस लगा के देखिए यूट्यूब पे। इफ़ यू फाइंड कि आपको वो चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए, देन हमारा बैच शुरू हो रहा है 2024 का। मेरा बैच एक्चुअली, मेरा और मेरे फेलो टीचर्स का बैच शुरू हो रहा है, गुरुकुल बैच, ठीक है? आज उसकी ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें मैंने ये बात की थी 3 बजे, जिसमें मैंने ये बात की थी कि नीट का लेवल कैसा आएगा, आप लोगों को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। एंड आई स्टार्टेड विद अ फ्यू बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाने से पहले हमेशा ही बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास इसकी होगी फ्राइडे को, ठीक है? जिसमें 3 बजे, ठीक है? सो द क्लासेज आर ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, माई क्लासेज, और बाकी टीचर्स की क्लासेस उनके शेड्यूल के हिसाब से हैं। सो देन आई विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। सो 2024 का जो बैच है मैं प्लस पे स्टार्ट कर रही हूँ। आई विल स्टार्ट विद ह्यूमन बॉडी फर्स्ट, बिकॉज ह्यूमन बॉडी मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है, ठीक है? इस पे 7 चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेस्ड है, एक एनिमल टिश्यू हो गया 8 चैप्टर, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया 9 चैप्टर, और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया 10 चैप्टर। 38 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर ह्यूमन बॉडी कवर करती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ ह्यूमन बॉडी बच्चों को कंप्लीट करा देना, +1 के बच्चों को जो भी नए नए आए हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से शुरू कर रही हूँ, इतना बेसिक से कि अगर आपने 10वीं में जो चीज़ पढ़ी है उसके ऊपर मैं बिल्ड करूँगी, चाहे 10वीं में ना भी पढ़ा तो भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? सो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड RITU। मैं आपको बता देती हूँ कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप मेरी क्लास लगाना चाहते हो फ्राइडे वाली, तो आपको पढ़ के आना है। मैं होमवर्क आज बच्चों को दिया था, तो मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूँ। 10th के ह्यूमन जो ऑर्गन्स के जो वो हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो 10th वाला पार्ट आपको पढ़ के आना है। और 9th में जो टिश्यूज़ वाला पार्ट है वो आपको पढ़ के आना है, ताकि मैं उसके उस नॉलेज को लेके आप लोगों को ऊपर बिल्ड कराना शुरू कर सकूँ, नीट के लेवल तक आपकी नॉलेज लेके जा सकूँ। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं हमारा। सो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारी 2 ऑफरिंग है। नीट 2023 के लिए ऑलरेडी मेरा बैच चल रहा है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर होल सिलेबस। सो 2023 का वो चल रहा है। 2024 वाले बच्चे या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपको एक मेंटर प्रोवाइड होता है जो आपसे रेगुलरली बात करते हैं कि आप कहाँ पे हो, आपको आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि टीचर्स क्लास में वो चीज़ बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक और मेंटर मिलेगा जो आपके कॉन्टैक्ट में हमेशा रहेगा। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा, ठीक है? आप टेस्ट में कैसा कर रहे हैं, आप कहाँ पे पीछे हैं, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। एंड देन यू विल गेट अ स्टडी प्लानर कि आपको इस वीक में क्या करना है, आपको इस मंथ में क्या चीज़ करनी है। समझ रहे हो? सो आइकॉनिक इज बिट मोर प्रीमियम दैन प्लस। ये मेरा बैच है जिसमें मैं, नितेश सर, शुभम सर एंड कोमल यादव मैम पढ़ा रहे हैं। 14 जून जिसकी आज पहली क्लास थी, ठीक है? पर उसका जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगी, जो एक्चुअल कंटेंट देना शुरू करूँगी, मैं फ्राइडे से करूँगी, फ्राइडे 3 PM से करूँगी। यू कैन यूज़ दिस नंबर, हॉटलाइन नंबर फॉर एनीथिंग कि मैम बैच कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। यू कैन ऑलवेज कॉल अवर हेल्पलाइन नंबर इन केस you don't understand anything. This is an offer that is going on unbox, ठीक है? Get a 6-month extension on your NEET UG preparation subscription of 18 months and above, जो कि जून 13, 14 और 15 को है। ये बहुत अच्छा ऑफर है, खासकर 2 साल का जो सब मतलब बच्चे 2 साल के जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट 2024 देंगे। अगर आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप इसके बीच में लेते हैं, ठीक है, 13, 14, 15, आज 14 तो हो ही गई है, मतलब कल, और अगर आप इस टाइम पीरियड में लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको मतलब नीट 2024 तक आपका पूरा हो जाएगा, आपको अब कोई और सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन जस्ट बाय 18 month सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट 6 months एक्स्ट्रा एंड यू कैन यूज़
कोड RITU, ऋतु RITU, आप ये कोड भरेंगे यहाँ पे और आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा आपकी फीस पे। ओके, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट यूजी 2022। अच्छा, ये 2022 वालों के लिए है, 2024 वालों की बात खत्म हो चुकी है। 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक प्रिडिक्टर मिल रहा है आपको सिर्फ 200 रुपये में 2 मंथ्स में। सो ये एक बड़ा ही ईजी प्रोडक्ट है अनअकैडमी का। यदि आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप लोगों के लिए। ये भी आप कोड RITU डाल सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द कोर्सेज। ये ओके, ये जो लेटेस्ट कोर्सेज में दिखा नहीं रहा जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको एक रास्ता मिला है नीट 2024 को प्रिपेयर करने के लिए। यू गेट योर बुक्स, ठीक है, यू गेट योर सिलेबस, यू गेट योर टीचर्स, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सिस्टमैटिकली, and you ask your subject teachers respectively how to go about things। आपके फिजिक्स वाले फिजिक्स के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री वालों के बारे में बताएंगे, बायो वाले बायो के बारे में बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए, बेबी स्टेप्स कैसे लिए जाएं आपकी मंजिल की तरफ, ठीक है। टॉपिक कैसे कवर किया जाए, जैसे मैंने अपनी बात बता दी, बट मैं क्लास में हर रोज़ ही बताती हूँ ये बात, ठीक है। टॉपिक कैसे कवर किया जाए, कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखे जाए, NCERT कैसे कवर की जाए, PYQs कैसे किए जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की जाए, ओवर एंड ऑल मास्टरी कैसे की जाए नीट के सिलेबस पे। थैंक यू सो मच, आई सी यू सून। और 2022 वाले जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासेस दोबारा से शुरू कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।